हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के एक नई वीडियो में, नए लेक्चर में। आज हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे मौलिक अधिकारों के बारे में। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले वाले लेक्चर अब अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर प्ले लिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देखें, उन लेक्चर को देखिए। और अगर कोई नए चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करें। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार या जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इनके बारे में अगर हम देखें, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार हैं तो ये भाग भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर और 35 तक इनका प्रावधान किया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया है। अब ये मौलिक अधिकार हैं क्या, तो ये क्या होते हैं, ये व्यक्ति के विकास या व्यक्तित्व विकास के लिए क्या है, ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। यानी कि जो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं जीने के लिए, हमारे जो पर्सनालिटी है उसके डेवलपमेंट के लिए, तो उनको मौलिक अधिकार की श्रेणी में यहाँ पे रखा गया है। तो अगर हम मौलिक अधिकारों की डेफिनेशन की बात करें तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार वे हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत तथा अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। सामान्यतः व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। तो यानी कि मौलिक अधिकार हमारे जीवन के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए, हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य के द्वारा भी कोई हस्तक्षेप या मौलिक अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती है। तो वही मौलिक अधिकार यहाँ पर है। तो जब संविधान हमारा निर्मित हो रहा था तो उस समय ये चीजें यहाँ पर रखी गई कि मौलिक अधिकारों में किसको रखा जाए। तो उस समय देश की जो स्थिति थी उसके आधार पे जो जो जरूरी चीजें थी उनको वहाँ पे मौलिक अधिकारों में रखा गया, और कुछ डीपीएसबी में यहाँ पे रखेगी। और आगे कहा गया कि जैसे जैसे समय आने पे, जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा तो फिर उसके आधार पे मौलिक अधिकारों में उन चीजों को वहाँ पे सम्मिलित किया जाएगा जो नागरिकों के व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होंगी। तो ये यहाँ पर मौलिक अधिकार हो जाएंगे। अब यहाँ पर मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम इसका विकास अगर हम देखें तो मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ है। ब्रिटेन में अगर हम देखें तो यहीं से इसकी शुरुआत होती है। यहाँ के जो सम्राट होते हैं 1215 ईस्वी में सम्राट जॉन के द्वारा वहां पर एक नागरिकों को एक अधिकार पत्र दिया जाता है। उनके लिए वहां पर कुछ प्रावधान वहां पे नागरिकों को किए जाते हैं, जिसको वहां पर फिर कहा गया क्या, मैग्ना कार्टा शब्द। तो यानी कि नागरिकों को अधिकार दिया गया, उसको मैग्ना कार्टा कहा गया। तो जब भी इस प्रकार से नागरिकों को अधिकार देने की बात आती है तो वहां पर फिर ये मैग्ना कार्टा शब्द वहां से ये प्रचलित हुआ है। इसीलिए अगर हम देखें भारतीय संविधान के जो भाग 3 है तो भाग 3 में नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। तो इसलिए भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसे यहाँ पर मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, भाग 3 को। आगे अगर इसमें अगर हम देखें तो ब्रिटेन के बाद अगर हम देखें फ्रांस में 1789 में नागरिक अधिकारों की घोषणा हुई है। यानी कि फ्रांस में जो क्रांति, वहां पे फ्रांस की क्रांति होती है तो उस समय ये मुख्य नारा भी उनका होता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति का होता है। तो यहाँ पर 1789 में नागरिकों को अधिकार देने की घोषणा यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें यूएसए के संविधान की, तो यूएसए के जो मूल संविधान जो निर्मित होता है तो वहां पर मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान नहीं था। ये बाद में संशोधन के द्वारा 1791 में 1791 ईस्वी में एक बिल वहां पे रखा जाता है जिसे कहते हैं क्या, बिल ऑफ राइट्स। तो उसी बिल ऑफ राइट्स के द्वारा अमेरिका के संविधान में इनको बाद में जोड़ा जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत ने अपने जो मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है तो इसी अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट्स होता है तो इसी से प्रेरित भारत का जो मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान होता है तो इसी बिल ऑफ राइट्स से ये प्रेरित होता है। तो यानी कि अगर पूछा जाएगा कि भारत ने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं तो ये अमेरिका से लिए हैं। अमेरिका के मूल संविधान में ये उल्लेखित नहीं थे। जबकि अगर पूछा जाएगा कि भारत का जो संविधान होता है, भारत के संविधान में मूल संविधान से ही मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया जाता है। तो मूल संविधान में ही मौलिक अधिकार भारत में सम्मिलित किए गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब इसमें अगला है, इसमें भारत में मौलिक अधिकारों की जो मांग होती है, कब कब जो मौलिक अधिकार होते हैं उनकी मांग होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें 1895 में स्वराज बिल के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये मांग यहाँ पे की जाती है। इसी समय जब हम आगे पिछले टॉपिक जो हमने पढ़े थे तो वहां पर हमने देखा था जब संविधान की मांग होती है तो संविधान की मांग भी सबसे पहले इसी 1895 के स्वराज बिल के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यहाँ पे की जाती है। तो इसी बिल में मौलिक अधिकारों की मांग भी यहाँ पे की जाती है। उसके बाद अगर हम दूसरा देखा तो 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा अपना जो पत्र होता है कॉमनवेल्थ, तो इसके माध्यम से भी ये मांग करते हैं एनी बेसेंट के द्वारा। इसके अलावा अगर हम 1928 में देखें तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो नेहरू कमेटी समिति बनती है, तो इस नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भी मौलिक अधिकारों की मांग यहाँ पे रखी जाती है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में, यानी कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1931 का कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में यहाँ पे रखी जाती है। और इसकी जो अध्यक्षता की थी 1931 के कराची अधिवेशन की, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये अध्यक्षता की थी। जबकि अगर पूछा जाएगा कि जो ये अधिवेशन था इसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किसने रखा था, तो ये प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग मांग। इसके बाद अगर हम आगे देखें, आगे फिर मांग की अगर हम बात करें तो इसमें 1931 में गोलमेज सम्मेलन में, यानी कि इस समय दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा। और ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होते हैं, तो ये सम्मेलन होते हैं लंदन ब्रिटेन में ही। ये सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, तो जिसमें से दूसरा वाला जो गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी सम्मिलित यहाँ पर होते हैं। और इस समय गांधी जी के द्वारा मौलिक अधिकारों की बात यहाँ पे रखी जाती है, लेकिन गांधी जी की इस मांग को यहाँ पर अस्वीकार किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 1945 की बात करें तो यहाँ पर सप्रू कमेटी के माध्यम से भी मौलिक अधिकारों की मांग रखी जाती है। तो ये अलग अलग मांग भारतीयों के द्वारा की गई थी। उसके बाद जब संविधान हमारा गठित होता है तो उस संविधान में भी क्या होता है, 2 समिति, यानी कि मौलिक अधिकारों की एक समिति होती है। इस मौलिक अधिकारों की जो समिति होती है इसके अध्यक्ष होते हैं कौन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो अल्पसंख्यक और मूल अधिकार जो समिति होती है इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी के लिए एक उप समिति भी बनाई जाती है। तो मौलिक अधिकारों की जो उप समिति होती है, उप समिति के जो अध्यक्ष होते हैं ये बनाया जाता किसको, जेबी कृपलानी को इस उप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी संविधान की बात हुई। तो उसके बाद संविधान में ये प्रावधान भाग 3 में मौलिक अधिकार यहाँ पे रखे जाते हैं। जब विचार विमर्श संविधान सभा में होता है, पूरा जो ये समितियाँ होती हैं इनके माध्यम से भी ये पूरा विचार विमर्श यहाँ पे होता है। और उसके बाद मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में रखा जाता है भाग 3 में। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स अगर हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो मौलिक अधिकार क्या है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट यानी कि अत्यांतिक नहीं है। आपकी जो मर्जी, जो आपको अधिकार है, जो बोलने की जैसे स्वतंत्रता है इस प्रकार की अन्य स्वतंत्रताएं हैं। तो ऐसे नहीं कि जितना मर्जी जो चीज़ आप बोलो तो इन पे कहीं ना कहीं पाबंदी लगाई जा सकती है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये एब्सोल्यूट नहीं है। राष्ट्रहित व लोकहित में इन पे क्या लगाया जा सकता है, इन पे पाबंदी लगाई जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया और 30, ये ऐसे आर्टिकल हैं, ये 5 आर्टिकल जो केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि भारतीय नागरिक जो होंगे उन्हीं को ये प्राप्त होंगे। जो विदेशी अगर होते हैं, विदेशियों को ये वाले आर्टिकल यहाँ पे प्राप्त नहीं होंगे, 15, 16, 19, 29, 30। इसके अलावा अन्य आर्टिकल विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं, लेकिन ये वाले केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त यहाँ पे होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा जैसे इमरजेंसी लगती है, आपातकाल, जैसे आर्टिकल 352 आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 352 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनको वहां पे निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर जैसे आर्टिकल 358 है, अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता का, मूल स्वतंत्रता का अधिकार है, वो स्वतः ही वहां पर निलंबित हो जाता है। और जबकि आर्टिकल 359 के तहत, आर्टिकल 359 के तहत 20 और 21 को छोड़कर
अन्य जितने आपके मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों को यहाँ पर 359 के तहत निलंबित यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये 2 आर्टिकल भी आपको ध्यान रखने हैं। आर्टिकल 358 में जैसे अनुच्छेद 19 है, ये स्वतः निलंबित होगा, लेकिन 2 आधारों पे, एक तो युद्ध हो गया और दूसरा बाह्य आक्रमण, इन 2 आधारों पे ये स्वतः निलंबित हो जाता है। जबकि जो सशस्त्र विद्रोह होता है, तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ये स्वतः निलंबित नहीं होता है। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था, तो उसके द्वारा ये यहाँ पे जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें, तो मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति होते हैं, इनका जो नेचर होता है, तो ये सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों चीजें यहाँ पे होती हैं। जैसे आर्टिकल 15 है, तो आर्टिकल 15 में लिखा है क्या, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्मस्थान, इनके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर नहीं शब्द जोड़ा गया है, तो ये अच्छे के लिए है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो इसलिए इसे नकारात्मक कह सकते हैं हम, कि ये नकारात्मक प्रकृति का है ना, है तो अच्छे के लिए ये बनाए गए हैं, लेकिन ये नेगेटिविटी यहाँ पर है। इसके अलावा जैसे अनुच्छेद 16 है, तो अनुच्छेद 16 में समानता की बात करता है कि लोक नियोजन के पदों में समानता, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, फिर सकारात्मक प्रकृति का वहाँ पे दिखाई देता है। तो यानी कि फिर इनका नेचर अगर हम देखें मौलिक अधिकारों का, तो सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें, तो मौलिक अधिकार न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, यानी कि न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य है, तो इनको यानी कि न्याय योग्य है, ये न्याय योग्य नहीं है, बल्कि न्याय योग्य है। न्याय योग्य ये होंगे यानी कि न्यायालय द्वारा इनको जबरदस्ती लागू करवाया जा सकता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों में कमी होती है, तो फिर आप न्यायालय में जा सकते हैं, तो यानी कि न्याय योग्य यहाँ पर होंगे। तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ पॉइंट्स यहाँ पे है। इसके अलावा अगर हम वर्तमान में मौलिक अधिकारों की बात करें, मौलिक अधिकारों की संख्या, तो कितने मौलिक अधिकार होंगे, तो मूल संविधान में अगर पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में होते हैं कितने, 7 मौलिक अधिकार होते हैं, 7 मौलिक अधिकार। लेकिन बाद में क्या किया गया, एक संशोधन यहाँ पे किया जाता है। एक होता है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है ये रहता है पहले कहाँ पे, एक होता है अनुच्छेद 19(1) का F, एक तो यहाँ पर होता है। इसके अलावा एक होता है अनुच्छेद 31। इन 2 जगहों पर मौलिक ये संपत्ति का अधिकार का प्रावधान यहाँ पे होता है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है, इसका प्रावधान यहाँ पे होता है। लेकिन बाद में एक 44वां संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो संपत्ति का अधिकार होता है इसको अनुच्छेद 19(1) के F से और अनुच्छेद 31 से हटाकर इसे आर्टिकल अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 300 का A इसमें जोड़ा जाता है और एक विधिक अधिकार के रूप में ये वर्तमान में है। ठीक है, पहले मौलिक अधिकारों में था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया जाता है और ये विधिक अधिकार में लीगल राइट्स के रूप में आर्टिकल 300 के A में ये सम्मिलित यहाँ पे किया जाएगा। अब जब ये हट गया, तो उसके बाद वर्तमान में अगर हम देखते हैं, तो वर्तमान में केवल और केवल 6 ही मौलिक अधिकार यहाँ पे होंगे। तो ये कौन कौन से मौलिक अधिकार होंगे, तो पहला है यहाँ पे समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर और 18 तक राइट टू इक्वलिटी का प्रावधान है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम वाला है, तो आर्टिकल 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये है अनुच्छेद 23 और 24, 2 आर्टिकल हैं जो शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ पे देते हैं। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 25 से लेकर और 28 तक हो जाएंगे। उसके बाद है 5वां संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, तो ये आर्टिकल 29 और 30 में यहाँ पे प्रावधान हो जाएगा। और उसके बाद 6वां वाला हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 32 में हो जाएगा। तो इस प्रकार से वर्तमान में अगर हम देखें, तो ये टोटल 6 मौलिक अधिकार हो जाएंगे। यहाँ पे 7वां वाला इसको हटा दिया गया, तो वर्तमान में इतने मौलिक अधिकार हैं। तो आज हमने पढ़ा कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं, मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से शुरू हुआ, भारत में कब कब मौलिक अधिकारों की मांग की गई और संविधान में इनको जोड़ा गया, कौन से भाग में और कौन से आर्टिकल में इनका प्रावधान यहाँ पे किया गया। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे
इन मौलिक अधिकारों के बारे में क्या क्या मौलिक अधिकार यहाँ पे इनमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।